नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वो त्योरियां बदलकर खड़ा हो जाता है। कुली को एक डांट बताओ तो सिर के बोझ फेंककर वो अपनी राह लेता है। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां जड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे कितना आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारें या फिर ठोकरे मारें, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य है वो शायद किसी संयमी साधु में भी नहीं होगा। संतोष का पुतला, सबर की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जगते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर भी हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजवान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध नहीं हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित ये अतियुक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीतन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां 3, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां 2 गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में आया और मुरव्वत, सच्चा मित्र एक भी नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला पड़ गया था, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत और न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर के बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल भी खबर न थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न ही दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था और न ही खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुख में आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा आ गया है। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। यहाँ कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखा बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूँ किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद न रहेगी। यह कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दालमोठ और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीजें देखकर वो चारपाई पर बैठ गए। डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में छोटी में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोठ की 2-3 फांकियां लगाई, 1 गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई।
चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक चलिए, नहीं तो जाते ही डांट पड़ेगी। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे डांट लगाएं या फिर दांत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले पर ही है ना। चपरासी, भला वो दफ्तर क्यों आने लगे, बादशाह हैं कि दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, ये कैसे कहते कि जरा भाई और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते चले जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया और आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगीं। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाओ बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों में थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इन्हीं दशा को देखा तो वो आगे बढ़ा। फतेहचंद डरे कि ये शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेककर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आता न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को आते देखकर आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ था। चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वे आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला। चपरासी, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर से तो घर में से निकले हैं। इतने में फतेहचंद अहाते में तार के उदंत से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था। फतेहचंद ने साहब का तनमनाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। जो ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ। साहब, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलन में मुझे बिल्कुल देर ना हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हुजूर, मुझे 10 साल काम करते हो गए। साहब, चुप कर सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान में कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं। साहब, हम कहता है कि इनका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी, हुजूर, मैं यह नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर, अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दें वह बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर में बिगाड़ करूं। साहब अब क्रोध तो न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़ा रहने में खैरियत नहीं तो वो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी भी वहाँ चुपचाप खड़े थे। चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर, गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस में फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल। तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह से दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं। साहब, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ। बेचारे फतेह सिंह को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ। फतेहचंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, ओ, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा। दौड़ो, पीछे से धक्का देकर। तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। यह कहकर साहब हंटर लेने चले गए। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वे बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते।
लेकिन उस हालत में तो मार ही खाना तकदीर में लिखा था। वे बेतहासा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते भी क्या। साहब ने फाइल का नाम तक न बताया था। शायद नशे में भूल गए होंगे। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी थीं। माना कि वो शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज भी ना थी, लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वो जूते से काम ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वो क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो वो क्या बिगाड़ लेते? शायद 1-2 महीने की सादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो उनके स्त्री और बच्चों की खबर लेता? वो किसके दरवाजे पर हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उसके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वो आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ, उतना और कभी नहीं हुआ था। अगर उन्होंने शुरू में ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वो उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम उन्हें एक छुरी लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता। जेल जाना ही तो होता या कुछ और। वे जो जो आगे बढ़ते थे, त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वो उचक्कर उसे 2 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसामे बहरे सब उस पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती, साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब बेगुनाह को जलील करना आसान नहीं है। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या होगा? अब कौन मरे, बच्चों का पालन कौन करेगा? तब उनके सिर जो पड़ेगी वो आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वो लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो ही ली। कौन जाने बंगले पर हो या फिर क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल हो आया। फिर वो घर लौट चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील की। बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को? फतेहचंद, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम ना होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी देकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका? फतेहचंद, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बहुत अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं तो होती तो बिना जान लिए छोड़ती ही नहीं। फतेहचंद, मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर जूता रसीद कर देते। फतेहचंद, तो फिर उस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता था, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा, देखी जाती।
फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाते? शारदा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मारकर आए होते तो मैं गुरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यूं जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वो फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं मगर गुरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे में झलक रहा था। उनके पैरों में वो कमजोरी, आंखों में वो बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वो कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन, दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर बैठे थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खनसामा कमरे से बाहर निकला और वो चीख कर अंदर गया। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर एक कालीन बिछी हुई थी, जैसी फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखा। तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभालकर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊंगा। तब तक मैं बैठा हूँ, इत्मीनान से खाओ। शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा, इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, ये मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनके पास भी न था, लेकिन यह निश्चय था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वो फतेहचंद को बुरा भला कहते हैं तो यह आश्चर्य है कि वो डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडा खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, टुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वो गुर्राता नहीं। एक बार जब वो गुर्रा कर दौड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठाकर सब पर खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। जब तक त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है, जबान से कोई कड़ा शब्द नहीं निकला। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी पर मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत से जेल से बच सकते हैं, मगर परेशानी और बदनामी से किसी तरह बच नहीं सकते। एक बुद्धिमान और दूरदर्शी आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तनकर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों ऊल जुलूल बातें कही थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने अपना कान पकड़ा। आहा, क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब, कब की बात है? फतेहचंद, अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और मुझे धक्का भी दिया। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशे में था। बेरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर भी नहीं। माय गॉड, हमको कुछ खबर ही नहीं। फतेहचंद, नशे में आकर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हें नशा था तो क्या नशे में सब कुछ माफ है? तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी तो मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वो करते चले जाओ। कान पकड़ो। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी,
आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेह चंद डंडा तौलकर, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से अपनी जिल्लत ना सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेह चंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेह चंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा फतेह चंद, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बेअदबी ना करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेह चंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट भूली नहीं थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ जाता तो शायद खोपड़ी खुल जाती। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली ना दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली ना देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आपसे मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेह चंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूँगा। ये कहते हुए फतेह चंद कमरे के बाहर निकल पड़े और बड़े इत्मीनान से घर चले गए। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी इस्तीफा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करते रहिए।